नोडल स्क्रीन दिख रहा है ना? बताओ बताओ जल्दी। यस चलो आज कुछ कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर का, ठीक है? ऑलमोस्ट लास्ट क्लास में हम शायद शेप अप ऑर्बिटल्स डिस्कस कर लिए थे। उसमें नोडल प्लेन्स भी बताए थे, क्या क्या होता है नोड्स के बारे में भी बताए थे, फॉर्मूला। दो नोड्स होते हैं, एंगुलर और रेडियल नोड होते हैं, दोनों का फॉर्मूला अलग अलग, ये सब हो गया था आई गेस। यस सर। चलो, तो कुछ कुछ छोटा छोटा चीज बच गया, जैसे एक दो फॉर्मूला देखोगे यहाँ पे। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है? किसी भी ऑर्बिटल का तुमको अगर एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट, ये पढ़े हो, अंडर रूट L इंटू L प्लस 1 और ये h/2 पाई, ठीक है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, किसी भी ऑर्बिटल का अगर तुमको निकालना है एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, कि डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, अंडर रूट L इंटू L प्लस 1 और रूट के बाहर है h/2 पाई, ठीक है? तो ये L यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है? क्वांटम नंबर पढ़ चुके हो, ये कौन सा क्वांटम नंबर है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। अजीमुथल क्वांटम नंबर। तो जैसे तुमसे पूछा जाए कि 5D, ठीक है, या फिर 4D, कि 4D का तुमको निकालना है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, 4D के किसी ऑर्बिटल का तुमको एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है, बताओ तो। h/2 पाई के टर्म में ही बताना तुम लोग, ठीक है? बहुत जगह देखोगे h/2 पाई की जगह h स्टार भी लिखा हुआ है, h के ऊपर ऐसे क्रॉस, स्टार नहीं, ये क्रॉस, ठीक है? तो ये h क्रॉस है, मतलब इसी का मतलब होता है h/2 पाई। बात समझ रहे हो ना? बहुत जगह ऐसे h क्रॉस भी रहेगा, तो h क्रॉस है मतलब वो h/2 पाई। h क्या है यहाँ पे? प्लैंक्स कांस्टेंट। बताओ जल्दी, 4D के ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? हो गया? हेलो? h/2 पाई के टर्म में ही दो। अरे इतना इसमें क्या कर रहे हो? हेलो? अरे सर h/2 पाई के टर्म में ही दे फिर, बिना मतलब हाँ, कांस्टेंट पुट किए हुए। बोल तो रहे हैं h/2 पाई के टर्म में ही देना है तुमको, वैल्यूज नहीं पुट करना है, सिर्फ L का वैल्यू पुट करो। 4D के लिए L का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2। L का वैल्यू हो गया 2, तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा यहाँ पे? रूट ऑर्बिटल एंगुलर 6h/2 पाई। तो 2 इंटू 2 प्लस 1, तो √6h/2 पाई ही हो जाएगा ना? बोलो। अब ऑप्शंस यस में सर। देखो, तुमको ऐसे बहुत अलग अलग ऑप्शंस तुमको अलग अलग तरीके का मिलेगा। जैसे एक ऑप्शन इसमें ऐसे भी, √6 को ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ h/2 पाई है, तो h/2 पाई है, तो देखो ऊपर √2 है, ये √2 इंटू √3 लिख लें हम लोग इसको, और यहाँ पे h है ना, और नीचे 2 पाई है, तो 2 पाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं? √2 इंटू √2 इंटू पाई, तो एक √2 कैंसिल आउट हो गया। तो देखो यहाँ पे इसको ऐसे लिखा जा सकता है, √3/2 और h/पाई। यस सर। तो एक ऑप्शन तुमको ऐसा भी मिलेगा, ठीक है? तो इसमें कंफ्यूज मत होना, बात समझ जाओ, उसी को अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट करके पूछा जा सकता है। तो एक ऑप्शन ऐसा बना दिया, दूसरा ऑप्शन ऐसा बना सकता है, अंडर रूट
ये जैसे √6 h बार ऐसे लिख देगा, ठीक है। तो h बार का मतलब ही h/2 पाई, तो दूसरा ऑप्शन ये बन गया। बात समझ रहे हो ना? तो ये सब अलग अलग फॉर्म्स हो गए इसके, सारा आंसर सेम ही है, किसी भी फॉर्म में अगर देगा तो उसके अकॉर्डिंग तुम लोग कर लेना। मोर देन वन करेक्ट में इस टाइप का क्वेश्चंस कर देता है, ऑप्शंस तुमको ऐसा फॉर्म में बना देगा तो सिमिलर ऑप्शंस होंगे, वो एक बार में ध्यान नहीं जाता है, ठीक है। तो इसलिए सारे ऑप्शंस चेक कर लेना अच्छे से, मोर देन वन करेक्ट होगा तभी ऐसा होगा, ठीक है। यस सर। ये सिंपल सा चीज है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम √L × L+1/2। इसके बाद एक होता है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं। अब ये मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब क्या हुआ? स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, इसको म्यू से डिनोट किया जाता है। तो इसका भी फॉर्मूला होता है बेसिक, म्यू इज इक्वल टू √N × N+2, और इसका यूनिट जो होता है ना ये BM, बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। अब ये बोलोगे म्यू मैग्नेटिक मोमेंट का जरूरत क्यों पड़ता है? तो मैग्नेटिक मोमेंट एक्चुअली होता क्या है कि ये हमको ये डिसाइड करने में हेल्प करता है कि कोई भी एलिमेंट जो है या कोई भी आयन जो है ना, वो पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, उसके अंदर जो मैग्नेटिक नेचर है। क्योंकि ऑब्वियसली हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन स्पिन करते रहता है, तो इलेक्ट्रॉन के स्पिन करने की वजह से उसके अंदर कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डेवलप होते हैं। हर एक एटम या आयन के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डेवलप होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वहां, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को ही हम लोग दो फॉर्म में देखते हैं, दो फॉर्म में क्लासिफाई किया जाता है, आइदर वो पैरामैग्नेटिक है या फिर डायामैग्नेटिक है। समझ रहे हो बात? तो म्यू के वैल्यू से हमको पता चलता है जो भी एटम या फिर जिस आयन के बारे में तुमसे पूछा गया है कि उसका नेचर पता करो, वो पैरामैग्नेटिक है या फिर डायामैग्नेटिक है, तो हम लोग म्यू से निकालते हैं। तो म्यू अगर पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक किसको बोलते हैं? पैरामैग्नेटिक स्पीसीज वैसे स्पीसीज हैं जिनके पास एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, हैविंग, समझ रहे हो ना, वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगर एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अगर अनपेयर्ड हैं, अनपेयर्ड समझ रहे हो ना, ऑर्बिटल में अरेंज करोगे, अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल में बचा हुआ है तो उसको हम लोग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, जो कि पेयर नहीं हो। तो अगर किसी भी एटम या आयन में एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो वो कौन सा स्पीसीज होगा? पैरामैग्नेटिक, उसके अंदर बिहेवियर पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होगा। और डायामैग्नेटिक मतलब, डायामैग्नेटिक स्पीसीज किसको बोलेंगे हम लोग, बताओ? सर दो और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो। दो और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नहीं नहीं सर, फिर वो पेयर ही हो जाएगा एक तो फिर। तो डायमैग्नेटिक स्पीसीज हम लोग उसको बोलते हैं जिसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, वो डायमैग्नेटिक हो जाएगा। नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हुआ कि ऑल द इलेक्ट्रॉन्स उस एटम में या उस आयन में सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे। समझ में आ गया? तो उसको हम लोग डायमैग्नेटिक स्पीसीज बोलते हैं। तो ये डिफरेंस है पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। तो डायमैग्नेटिक स्पीसीज के लिए देखोगे अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे पेयर्ड हैं तो उसमें स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट म्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। अगर किसी भी स्पीसीज के लिए तुम म्यू का वैल्यू फाइंड आउट करोगे, म्यू का फॉर्मूला क्या होता है? √N × N+2, और यहाँ पे N क्या डिनोट कर रहा है? N डिनोट करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया? N क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसमें पुट करोगे, तो पुट करने पे जो भी वैल्यू आएगा वो मैग्नेटिक मोमेंट देगा। और ये जो यूनिट होता है ना BM, ये BM स्टैंड्स फॉर बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। बोर मैग्नेटॉन, बोर के नेम पे ये एक्चुअली रखा गया है। तो ये बोर मैग्नेटॉन है। अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन या स्पीसीज के पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं हो, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो गया, इसका मतलब वो कौन सा स्पीसीज है? डायामैग्नेटिक स्पीसीज।
ठीक है। यस सर। अब चलो, अब कुछ कुछ हम एग्जांपल्स लिख रहे हैं या कुछ क्वेश्चंस के फॉर्म में, इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है सबका। ठीक है, पहला Fe3+, दूसरा CO2+, Cu+, इन सभी स्पीसीज का मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करना है। Chromium 3+, और उसका नेचर भी लिखना है, पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। ठीक है, इसमें बच गया एक और दे देते हैं कोई, Zn, Zn नहीं देते हैं, Mn2+ देते हैं। चलो करो तो। सबका एटॉमिक नंबर तो पता है तुम लोगों को? यस सर। चलो फटाफट सबका मैग्नेटिक मोमेंट निकालो। ठीक है, और नेचर बताना है, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। हो गया? हाँ सर, बस 2 क्वेश्चन बचा आखिरी वाला। ठीक है, करो।
हो गया सर। सबका हो गया? Yes, sir. चलो बताते जाओ मेरे को। तुम लोग पहला वाला बताओ। और हाँ चलो ठीक है, फर्स्ट वाला बताओ। Fe3+ में पहले नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने आए? सर 1। Fe3+ में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 1। और बाकी कोई और बताओ 5। कितना? 5। 5। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम लोग बताए हैं, बार बार फिर वही गलती कर रहे हो। Fe3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? आउटर मोस्ट से हम लोग इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं ना, पहले न्यूट्रल का लिखोगे, न्यूट्रल का 4s2 3d6 है। अब इससे 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करना है, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से जाएगा 4 से, 4 के s से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, और 1 इलेक्ट्रॉन जो बचा वो 3d से जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या बच जाएगा इसका? 3d5 बचेगा। बोलो यस और नो। यस सर। अब 3d5 बचेगा तो इसमें कैसे अरेंज होगा? डी में 5 इलेक्ट्रॉन, 5 ऑर्बिटल होते हैं, इनको अरेंज करना अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल। तो क्या होगा? सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा या नहीं? यस सर, एक एक सब में। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 5। तो 1 कैसे आ रहा था? अरे ये सब गलती करोगे बेसिक, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखा दिए हैं फिर भी ये कर रहे हो। चलो अब n का वैल्यू 5 आ गया, तो म्यू निकाल लोगे अब। यस सर। √5 × 7। 7 bm, ठीक है, बोर मैग्नेट। चलो CO2+ का बताओ, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना है? सर 28। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 28। 28 है? Sir, 27. पूछ लिया करो यार, 28 निकल का होता है ना। सॉरी सर, हम कंफ्यूज हो गए थे इस वाले में, निकल और कोबाल्ट में। CO2+ का कॉन्फ़िगरेशन बताओ कोई भी। सर लास्ट में 3p6 3d7। क्योंकि 4s2 और 3d7 होता है ऐसे, तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो 4s वाला दोनों इलेक्ट्रॉन चला गया, तो लास्ट में सिर्फ बच गया 3d7। अब 3d7 बच गया, अब यहाँ पे बताना कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं 3d7 में, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे बताना। तो 7 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो सब में पहले एक एक गया, उसके बाद बच गया 2, तो 2 का पेयरिंग हो गया। कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें? सर 3। तो n का वैल्यू आ गया 3। म्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा? √3 × 5 4 मैग्नेटॉन होगा। यस सर। चलो Cu2+ अब ये दोनों क्या है हमारा? सब में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एक से ज्यादा, एक या एक से ज्यादा है, ये सारे पैरामैग्नेटिक हैं। ये भी पैरा मैग्नेटिक, ये भी पैरा मैग्नेटिक। चलो Cu+ बताना। Cu+ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें? मैंने सब कर लिए थे, फिर इतना टाइम क्यों सर लगा रहे हो? 0। बताओ जल्दी। सर 0। Cu का पहले नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन मेरे को बताओ। Cu का नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 4s1 सर 3d10। 4s1 3d10। एक्सेप्शन वाला था ये, हुंड्स रूल को ओबे नहीं करता है, बताए थे। 4s1 यस सर। 3d10। अब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो वो ऑब्वियसली 4s वाला जाएगा, तो 4s से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो 3d10 ही तो बचा। और इससे पहले तो सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड ही हैं, और 3d10 में भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखेगा क्या तुमको? नहीं सर। 3d10 है, डी पूरा फुल है,
तो सारे ऑर्बिटल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? दो 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 होंगे। कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा क्या यहाँ पे? तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स n का वैल्यू हो गया 0। तो इसका मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा? 0। तो मैग्नेटिक मोमेंट अगर 0 हो गया तो ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है? डायमैग्नेटिक। तो ये हो गया डायमैग्नेटिक। चलो Cr3+। Cr3+ में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए? सर 3। 3। चलो देखते हैं इसका नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। न्यूट्रल 4s1 3d5 ये था ना यस सर, एक्सेप्शन था ये भी। क्रोमियम का। ये भी एक्सेप्शन था, 4s1 3d5 होता न्यूट्रल का। अब उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं तो एक 4s1 वाला चला गया तो 4s का एक इलेक्ट्रॉन खत्म। 3d5 है, वहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 3d5 से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या बचा? 3d3 ये बचा ना 3d3। अब 3d3 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तुमको दिख रहा है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 3d3 में? सर 3। तो n का वैल्यू हो गया क्योंकि तीनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अनपेयर्ड ही रहेंगे तो म्यू का वैल्यू क्या हो गया? √n इंटू n+2 तो √3 इंटू 5 dm। चलो Mn2+ का बताओ। और ये पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 3 है तो ऑब्वियसली पैरामैग्नेटिक। Mn2+ So 5 क्या 5? unpaired electrons. मैंगनीज है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? सर 25। 25। तो इसका न्यूट्रल कॉन्फ़िगरेशन जो होता है ये 4s2 3d5 होता है ना न्यूट्रल। Hmm. 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल गया? 4s से 2 इलेक्ट्रॉन चला गया तो बच क्या गया? सिर्फ 3d5 यही तो बचा। यस Yes, sir. और 3d5 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये 5 हैं तो सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा विथ पैरेलल स्पिन। इसमें कोई भी पेयरिंग नहीं है तो सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। Fe3+ वाला ही केस है यहाँ, समझ रहे हो बात? तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट म्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा? √5 इंटू कितना? 7। 5 इंटू क्या पुट करोगे? 7। तो 5 इंटू 7 ये बोर मैग्नेटॉन। तो देख लो एक बार अच्छे से। और यहाँ पे तुमको ऑर्डर भी पूछा जा सकता है कि पैरामैग्नेटिक नेचर का तुम पैरामैग्नेट म्यू का वैल्यू मैग्नेटिक मोमेंट के ऑर्डर को अरेंज करो। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट किसका दिख रहा है यहाँ पे बताओ तो? इन पांचों में से सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट किसका है? सर आयरन और मैंगनीज। आयरन और मैंगनीज। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं म्यू Fe3+ इज इक्वल टू म्यू Mn2+। उसके बाद कोबाल्ट और क्रोमियम। कोबाल्ट और क्रोमियम। तो CO2+ ऐसे लिख लो म्यू CO2+ इक्वल टू म्यू Cr3+। और इसके बाद सबसे लिस्ट कॉपर +1। Cu+। ठीक है, तो इसमें इस टाइप का ऑर्डर तुमको दिया रहेगा। यहाँ तो ऑलमोस्ट सेम आ रहा था दो दो जगह पे, लेकिन ऐसे ऑर्डर जैसे इसमें ऐसा क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता था। ये पांचों स्पीसीज रहते हैं और पूछा जाता कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायामैग्नेटिक अमंग देम। तो इनमें से चारों, बाकी चार तो पैरामैग्नेटिक दिख रहा है, सिर्फ एक ही डायामैग्नेटिक है। कौन सा है डायामैग्नेटिक? कॉपर। कॉपर Cu+।
तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम किया जाएंगे, या फिर तुमको ऑर्डर पूछा जाएगा, अरेंज द फॉलोइंग स्पीसीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मैग्नेटिक मोमेंट्स, ठीक है। या फिर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये सारे स्पीसीज दिए रहेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो इनमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किसके पास है, यहाँ पे दो दो आंसर हो जाएगा, Fe3+ और Mn2+, दोनों के पास 5 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। समझ रहे हो ना, ये सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो ये सब सिंपल सब चीज है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा गलती होता है, थोड़ा सा नेग्लिजेंस करोगे गलत हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये सब चीज ध्यान से करने का है बहुत ही सिंपल, लेकिन इसी में मैक्सिमम गलती होता है ये सभी चीजों में। समझ में आ गया सबको? Yes. देख लो एक बार अच्छे से, कोई दिक्कत है, किसी को डाउट है तो पूछो, नहीं तो कुछ कुछ क्वेश्चंस हम लोग प्रीवियस ईयर के करते हैं आज, ठीक है। क्वेश्चंस तो तुम लोग बनाए होगे नहीं, ये लिख लियो ना तुम लोग? Yes, sir. कोई दिक्कत है इसमें क्या? No. नहीं सर, क्लियर है। चलो, तो पहला क्वेश्चन दे रहे हैं, सर क्वेश्चन नंबर 1। सर एक बार नोडल फॉर्मूला बता सकते हैं? नोडल फॉर्मूला कौन पूछ रहा है? सर हम पूछ रहे हैं सर, हमको याद नहीं है, आप बताएं। क्या चीज नहीं याद है? सर आप क्लास के स्टार्टिंग में बोले थे नोडल फॉर्मूला कुछ होता है। नोडल फॉर्मूला, नोडल प्लेन्स जो लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, नोड्स के फॉर्मूला, तो सर कोई नोड्स, फॉर्मूला भी होता तो नंबर ऑफ नोड्स का फॉर्मूला लिखाए थे ना, नंबर ऑफ एंगुलर नोड इज इक्वल टू एल के बराबर होता है, नंबर ऑफ रेडियल नोड n-l-1 होता है। कॉपी है? देखो ठीक है खोल सर, के, याद आ गया। लिखाए थे या नहीं, ये छूट गया है? बाकी लोग बोलो। Yes, sir. लिखाए थे। लिखा तो है वही है। सर। चलो, तो इसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ये क्वेश्चंस जो हैं मिक्स है, सारे टॉपिक से होगा इस चैप्टर का कंप्लीट, कोई भी टॉपिक्स। तो सबसे पहले यही निकालते हैं, सबसे पहले सिंपल सा क्वेश्चन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फिफ्थ ऑर्बिट इज, चलो बताओ फटाफट। इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं तुमको, ए 25 h/π, ऑप्शन बी 1.0 h/π, ऑप्शन सी 10 h/π, एंड ऑप्शन डी 2.5 h/π। जल्दी जल्दी
हेलो, आवाज आ रहा है क्या? यस सर। जी यार, बन गया पहला वाला क्या? स्क्रीन दिख रहा है? बोल रहे हैं स्क्रीन दिख रहा है अभी? सर अब नहीं दिख रहा। दिखेगा तो बोलना। यस सर दिख रहा है। चलो पहला वाला करो, दूसरा क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। ये सब क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर जेई मेंस में, ठीक है, जेई या नीट में सब पूछा गया है, इसलिए बनाओ आराम से। आसान आसान क्वेश्चन है बहुत। बन गया पहला? बना? हेलो, तुम लोग कुछ बोलोगे? हेलो, आवाज आ रहा है या नहीं? यस सर। अरे तो बना या नहीं, हाँ या नहीं तो बोल सकते हो, हाँ चुपचाप सर बैठे हो। बन गया। फर्स्ट का आंसर क्या आया? सर 2 पॉइंट। क्या? सर 2 पॉइंट। सर डी। कैसे? कैसे आया 2.5 बताओ, कौन सा फॉर्मूला यूज किए? एंगुलर। एंगुलर मोमेंटम का क्या होता है फॉर्मूला बताओ। सर √L × L+1 एल इंटू तो यहाँ एच कुछ बाई। दिया ही नहीं है। सर हम 5 लेके बनाए हैं सर, इसमें 5 पुट किए फिफ्थ ऑर्बिट के लिए। अपने मन से 5 पुट कर लिया, एल का वैल्यू तो यहाँ कुछ दिया ही नहीं है। 5 में तो कौन से ऑर्बिटल का निकालना है वो तो गिवन ही नहीं है। सर इसमें स्क्वायर नहीं होता और 1 भी नहीं होता, तो हम गेस किए तो 2.5 आ रहा था। तो क्योंकि ऑप्शन ए ऑटोमेटिकली नहीं होगा तो, और 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, तो डी में पुट किए तो हो गया। वही तो पूछ रहे हैं, कैसे, कौन सा फॉर्मूला? एंगुलर मोमेंटम का एक शुरुआत में तुम लोग को फॉर्मूला बताया था जब बोर्स मॉडल का डेरिवेशन कर रहे थे हम लोग। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला याद है? एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH/2 पाई, ऑर्बिटल यस एंगुलर सर मोमेंट NH/2 याद है या नहीं? यस सर याद है। तो NH/2 पाई, तो यहाँ पे n क्या होता था? और शेल नंबर होता था, कौन से शेल के लिए हम लोग निकालना चाह रहे हैं, तो वही फॉर्मूला यूज कर लेंगे NH/2 पाई। तो यहाँ पे फिफ्थ ऑर्बिट के लिए हमको निकालना है, तो फिफ्थ ऑर्बिट n का वैल्यू हो गया 5 और इंटू H/2 पाई। तो यहाँ देखो ये 2.5 टाइम्स कट गया, तो ये 2.5 H/पाई हो गया। सिंपल सा चीज है, ऑप्शन डी। ठीक है, यस सर। सबको समझ में आ गया?
Yes, sir. चलो क्वेश्चन नंबर 2 करो। ये स्पेक्ट्रम से रिलेटेड है, स्पेक्ट्रल लाइंस जो बताए थे। रेड एंड समझ रहे हो? ये जो रेड एंड बोला गया है, तो ये एक्चुअली विजिबल लाइट के बारे में बात कर रहे हैं। विजिबल लाइट में ही तो रेड कलर आएगा, या कलर्स जो आते हैं वो विजिबल होते हैं ना, विजिबल लाइंस होते हैं, कलर्स होंगे। यस। तो वो कौन से स्पेक्ट्रम में हमको मिलता है, कौन से सीरीज में मिल रहा था? जो अलग अलग सीरीज बताए थे, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पी फंड सीरीज, इन सभी में तुम लोग को बताया गया था कि विजिबल रीजन जो होता है वो कौन सा रीजन होता है? लाइमन, बाल्मर, पास्चन, कौन सा होता है जो विजिबल Sir, स्पेक्ट्रम होता है? Balmer. बाल्मर। तो बाल्मर स्पेक्ट्रम विजिबल होता है, तो उसका थर्ड लाइन पूछा गया फ्रॉम द रेड एंड। तो बाल्मर का थर्ड लाइन फ्रॉम द रेड एंड कौन सा हो जाएगा? तो बाल्मर पूछा गया, मतलब बाल्मर इलेक्ट्रॉन कहीं से भी जंप करके आएगा n=2 पे। तो n=2 तो फिक्स हो गया, तो इसमें ऑप्शन 2 और 3 तो नहीं हो सकता है, 1 और 4 में ही होगा। अब थर्ड लाइन तुमसे पूछा गया, तो बाल्मर का तीसरा लाइन फ्रॉम द रेड एंड, रेड के साइड से तुम्हारा तीसरा लाइन बाल्मर का कौन सा होगा? कौन सा ट्रांजिशन पॉसिबल है, 3 से 2 या 5 से 2? बताओ। Sir, 5 से 2. 5 से 2, क्योंकि 3 से 2 ये तो पहला ही लाइन होगा बाल्मर Yes, का। sir. पहला लाइन हो जाएगा. दूसरा लाइन 4 से 2 वाला होगा, और तीसरा लाइन 5 से 2। थर्ड लाइन पूछा गया ना फ्रॉम द रेड एंड, तो आंसर हो गया 5/2। तो ऑप्शंस एलिमिनेट करने भी आना चाहिए तुम लोगों को। इसमें देखो ये सारे ऑप्शंस ऐसे ही खत्म हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत? हेलो, ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए, बताओ कोई दिक्कत है तो। नो सर। करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स, ये सब भी पूछा जाता है फॉर इलेक्ट्रॉन इन 4f ऑर्बिटल। ठीक है, अब इसमें भी तुम्हारे 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1, n=4, l=3, m +4 और s +½ ऑप्शन 2, n=3, l=2, m=-2 और s +½ ऑप्शन 3, n=4, l=3, m +1 और s +½ and option 4, n=4, l=4, m=-4 and s +½ चलो करो तो। correct set of quantum numbers for electron present in 4f orbital. सर 3। 3. 3 is the correct answer.
ठीक है, कोई दिक्कत? आ गया ना 3? यस सर, आ गया अभी। चलो, तो ये सब सिंपल सब क्वेश्चन है, देख रहे हो ना, बना ले रहे हो, यहाँ पे बनाओगे तो एग्जाम में भी बन जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द बाइंडिंग एनर्जी of the electron in a hydrogen atom is 13.6 electron volt. The energy required to remove the electron from the first excited state of Li2 plus is, चलो करो तो। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट समझते हो? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट किसके लिए यूज करेंगे हम लोग? What do you mean by first excited state? बताओ, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट किसको बोलेंगे? हेलो, देखो यहाँ पे n इक्वल टू 1 जो होता है ना, n इक्वल टू 1 होता है ये ग्राउंड स्टेट। अगर इलेक्ट्रॉन पहले वाले शेल में है तो उसको हम लोग ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। अब ग्राउंड स्टेट के बाद दूसरा n इक्वल टू 2 जो होता है ना, ये n इक्वल टू 2 होता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। बात समझ रहे हो? n इक्वल टू 2 हो गया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। उसी तरह n इक्वल टू 3 अगर बोला गया तो ये हो जाएगा तुम्हारा सेकंड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, n इक्वल टू Yes, sir. 4, n इक्वल टू 4 क्या हो जाएगा? थर्ड एक्साइटेड स्टेट। थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो ये मतलब होता है इसका। चलो करो, वो क्वेश्चन जो पूछा गया है वो बताओ। तो बाइंडिंग एनर्जी इलेक्ट्रॉन का दिया हुआ हाइड्रोजन एटम है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है? कि कितना मैक्सिमम एनर्जी है जो कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से बाइंड करके रखा हुआ है। उसके बाद हमसे पूछा गया है ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ Li2+। तो Li2+ के फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली रिमूव करना है। तो व्हाट विल बी द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दैट केस, वो पूछा गया है। इसके लिए 4 ऑप्शंस हैं, करो। तो यूजिंग बोर्स मॉडल के जो फॉर्मूलेज हैं,
हो गया क्या? बन गया? हेलो, Yes, हेलो, sir. So क्या है आंसर? 30.6 electron volt. 30.6। कैसे किए हो? Yes, sir. देखो, बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या होता है कि जिस ऑर्बिटल से वो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है हमको, उस ऑर्बिट से लेके हमको इन्फिनिटी तक ले जाना है, मतलब उसको कंप्लीटली रिमूव करना है। तो उस एनर्जी को हम लोग बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो हमको यहाँ पे एनर्जी पूछा गया है। बाइंडिंग एनर्जी हमको पता है हाइड्रोजन का कितना होता है, 13.6, ठीक है, और इंटू जेड Z स्क्वायर बाय and एन square. स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे z, क्योंकि इन केस ऑफ हाइड्रोजन z का वैल्यू 1 हो जाता है और n का वैल्यू भी 1 होता है, क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट सेल में ही है। तो 1 और 1 दोनों 1 पुट करोगे तो बाइंडिंग एनर्जी है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टोटल एनर्जी तुम लोग को बताए थे ना, यस सर। -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या हुआ, उसी टोटल एनर्जी का जस्ट उल्टा है। मतलब मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, साइन यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये एनर्जी रिक्वायर्ड है, उतना एनर्जी हमको चाहिए ताकि वो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए। समझ में आ रहा है? सर वो यस सर, वही कंफ्यूजन हो रहा था इसलिए नहीं बन रहा था। नेगेटिव साइन क्यों रहता है वहां पे? क्योंकि नेगेटिव साइन वो सिग्निफाई करता है कि वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन फोर्स है, ठीक है। अगर उतना ही अपोजिट एनर्जी हम लोग प्लस में अगर उतना सप्लाई कर दें तो इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा हाइड्रोजन के शेल से। तो हाइड्रोजन के फर्स्ट सेल से अगर इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली रिमूव करना है तो इलेक्ट्रॉन कितना एनर्जी देना पड़ेगा उसको? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देना होगा। तो उसी तरह तुमसे पूछा गया है कि लिथियम के Li2+ के फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको रिमूव करने के लिए हमको कितना एनर्जी पुट करना होगा, प्रोवाइड करना होगा। तो बताओ। अब Li2+ है तो Li2+ के लिए Z का फॉर्मूला, Z का वैल्यू क्या होता है? एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा लिथियम का? 3. 3। और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है तो N का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2. 2। अब यहाँ पे बताना एनर्जी कितना रिक्वायर्ड होगा। 13.6 इंटू, अब देखो जेड स्क्वायर, अब यहाँ पे ऐसे भी निकाल सकते हैं एनर्जी चेंज, तो 1/n1 का स्क्वायर -1/n2 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना तुम लोग, हम लोग इसको रिमूव कर रहे हैं, कंप्लीटली रिमूव कर रहे हैं, तो n2 का वैल्यू क्या हो जाएगा बता सकते हो? इन्फिनिटी हो जाएगा। n2 का वैल्यू इन्फिनिटी होगा या नहीं? क्योंकि उसको कंप्लीटली रिमूव करना है हमको, उसके शेल से बाहर निकाल देना है। तो n2 का वैल्यू इनफाइनाइट होगा या नहीं? Yes, sir. तो n2 इनफाइनाइट, और n1 की जगह पे यहाँ क्या ले लोगे, 2 ले लोगे, तो वही चीज आता है। क्योंकि n2 अगर इनफाइनाइट पुट करोगे तो वो 1/इनफाइनाइट 0 ही हो जाएगा, तो अल्टीमेटली तुम्हारा क्या बच जाएगा, 1/n1 का स्क्वायर ही बच जाएगा, ये तो 0 हो गया।
तो यही चीज आ जाता है 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, जो दिया है यही एन का स्क्वायर। तो यहाँ पे पुट कर दो 13.6 इंटू जेड की जगह क्या है यहाँ पे 3 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय एन का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। सॉल्व करो इसको, कितना आ रहा है, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा 13.6 इंटू 9/4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आ रहा है सॉल्व करने पे देखो 30.6। है 30.6 आंसर है, ठीक है। थर्टी पॉइंट सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, आ रहा है सबका। यस बाकी लोग का आ गया। अप्रोक्स उतना ही आ रहा है 29 पॉइंट कुछ करके। यस सर। ठीक है, चलो तो ये सारे कुछ कुछ क्वेश्चंस थे। बाकी तुम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हो? तुम लोग बनाए हो या नहीं क्वेश्चंस? फ्राइडे तक तो इसलिए नहीं किए क्या? सर, अभी जस्ट ही प्री बोर्ड खत्म हुआ है। तो प्री बोर्ड खत्म हो गया तो अभी तक नहीं बनाए हो क्वेश्चंस? तो अभी तो खत्म हुआ तो आज ही क्लास लगा। खत्म करो जल्दी, चैप्टर बना के कंप्लीट करो। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर कौन सा तुम लोग को पढ़ना है? हम्म सर जो सेकंड चैप्टर होगा 11th क्लास का वो पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर तो यही था। सर तो थर्ड चैप्टर कौन सा है थर्ड चैप्टर, तुम लोग का आइडिया है? सर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है शायद। इसमें एक हम वो चीज छोड़ दिए हैं, एक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, वो चीज नहीं बताया है। समझ रहे हो, उसको डिटेल में जानना भी नहीं है, वो थोड़ा सा पार्ट है, वो 11th में ही बताया जाएगा। ठीक है, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा अभी के लिए। ठीक है, तो उसको स्किप कर दिए हैं, वो छोड़ के बाकी सारा टॉपिक इसमें हो गया है तुम लोग का। सर तो कौन सा पढ़ेंगे? पहले इसको कंप्लीट कर लो तुम लोग, बना के खत्म करो, उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्लास जब भी लगेगा तो उसके बाद। ठीक है, पहले इसको खत्म करो बना के। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसको बना के तुम लोग क्वेश्चंस अपने एंड से बना के कंप्लीट करो, जितना भी क्वेश्चंस है। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं आगे। नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे फिर अगले क्लास में। ठीक है, ओके यस सर। चलो चलो फिर तो एंड करते हैं आगे नेक्स्ट क्लास में।